नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का युगल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यहाँ आप हमारे साथ पढ़ते हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं के बारे में। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की द्वारा आयोजित की गई एक परीक्षा जिसका पेपर था बीएड, प्री बीएड 2023। इसका सॉल्यूशन आप मेरे साथ देख रहे थे। ये इसका सॉल्यूशन वीडियो नंबर 4 है ना। इसके पहले आप लोगों को 3 अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इसके बाद फिर आपको जनरल नॉलेज और एक पेपर था जो एजुकेशनल इंटरेस्ट का था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो हमारे पुराने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप हमारे सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और प्री बीएड का मॉडल आंसर आप हमारे साथ चेक कर सकते हैं। आज का जो फोकस है वो जो है हमारा इसी प्री बीएड एग्ज़ाम का जो पार्ट 1 था, जो कि फोकस था जनरल मेंटल एबिलिटी पे। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। इस जनरल मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत आपका मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जन रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो ये रीजनिंग, ये तीनों तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही पोर्शन इसमें पूछे गए हैं सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत। तो आपको इन तीनों के बारे में, आप व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम दिलाएंगे वहाँ ये आपको हेल्पफुल रहता है बहुत ज़्यादा। आने वाला जो फीमेल सुपरवाइज़र का पोस्ट है, चाहे हॉस्टल वार्डन का पोस्ट है, चाहे एबीओ, एडीओ, आरआई और सीजीपीएससी के साथ साथ सीजी व्यापम की जो भी परीक्षाएं होने वाली है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन का पैटर्न आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको आने वाली परीक्षाओं में। तो इसे आप अपना प्रैक्टिस सेशन मान सकते हैं और हमारे साथ आप सॉल्व करते चलिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखाते चलता हूँ। आज के वीडियो में मैं केवल आंसर टिक नहीं कराऊंगा, आज मैं आंसर को सॉल्यूशन करा के बताऊंगा, जो कि मैथ्स का पोर्शन है। और बहुत से विद्यार्थियों को मैथ्स में अलग अलग समस्याएं होती है। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सामान्य मानसिक योग्यता का। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पे एक आकृति दी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का सबसे कन्वेंशनल मेथड जो होता है, इस पूरे त्रिभुज को आप बना लीजिए और इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए। इसकी मार्किंग कर दीजिए ए, इसकी मार्किंग कीजिए ए। जहाँ जहाँ पे इसके पॉइंट्स हैं बी, वहाँ वहाँ पे आप मार्किंग कर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ, जहाँ जहाँ पे जॉइंट आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, मैं उन जगहों को मार्किंग कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसा ही मार्किंग कर लीजिए, है ना। तो ई एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच और ये हो गया आई। अब इसको जब आप जोड़ेंगे, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या जब आप जोड़ने चलें, तो ये पहला त्रिभुज आपका बन रहा है क्या, ए बी सी। फिर बन रहा है क्या, ए सी डी। फिर बन रहा है क्या, ए बी डी, है ना। यहाँ से देखेंगे तो ए बी डी पूरा बन रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो ए जी आई भी बन रहा है, ए जी आई भी बन रहा है। और कहीं से त्रिभुज बन रहा है क्या, ए के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष और कितने त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये छोटा वाला हुआ। तो इस त्रिभुज के सापेक्ष 4 त्रिभुज बने। ऐसे ही सारे आपको त्रिभुजों की संख्या कंटिन्यूअसली ऐसे ही निकाल लेना है। तो आप जब पूरा फाइंड आउट करेंगे तो आपको दिखेगा, कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 4 ऊपर प्लस बी सी ई का एक आपको पोर्टल दिखेगा। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, जी एच और आई। तो बी सी ई मिलेगा, बी ई जी मिलेगा, प्लस सी डी एफ मिलेगा, प्लस सी ई एफ मिल रहा है, प्लस डी एफ आई, प्लस डी एच आई, प्लस ई जी एच, प्लस ई एफ एच, प्लस एफ एच आई, प्लस बी जी एच, प्लस डी एच आई। इस प्रकार से जब आप इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कुल 15 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म मेथड है,
आप इसका उपयोग कर सकते हैं जब क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो और आपको एकदम एक्यूरेट आंसर लाना हो। तो ये कोई बहुत छोटा क्वेश्चन था, तो इसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको पूरा करते चलना है। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। 8 वर्ष पूर्व ए बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था। बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो मानते हैं कि बी की आयु x है, तो ए की आयु क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी, है ना, क्योंकि ए उससे कितने साल बड़ा है? ये उससे 2 गुना है। अब 8 साल पहले बोल रहा है, 8 साल पहले क्या होगा? 8 साल पहले बी की आयु x माइनस 8 होगी। सेम वैसी ए की आयु कितनी होगी? 2x माइनस 8 होगी। फिर इसमें प्रश्न बोल रहा है कि जो 8 वर्ष पहले जो ए की आयु है वो बी की आयु की कितनी है? 8 वर्ष पहले ए की आयु 2x माइनस 8 बी की आयु की कितनी है? 3 गुनी है ना। तो ये उसका 3 गुना हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x माइनस 8, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 3 इंटू 8 24, तो ये 3x माइनस 24 हो गया। अब इसका हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करना मतलब कि जो जो चर और अचर राशियां हैं उन्हें एक साइड कर लेना। तो यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे x वाले जो पद होते हैं वो चर राशियां हैं, वेरिएबल कहते हैं। 2x माइनस 3x बराबर -24। ये माइनस उधर जाने के बाद, पक्षांतर होने के बाद ये धन में परिवर्तित हो जाता है, और जो धन होता है वो ऋण हो जाता है अपना पक्ष परिवर्तित करने के बाद, है ना। तो अब आप यहाँ पर सामान्य गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो 3x माइनस 2x ये होगा माइनस ऑफ x, और ये -24 और ये +8 तो ये होगा -16। आप जब 24 में 8 को और जोड़ेंगे तो ये -16 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिल रहा है कि x की वैल्यू क्या आ रही है? 16 आ रही है ना। दोनों साइड माइनस है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 16 हो गया। x हमने किसकी आयु मान के चल रहे थे? हम यहाँ पे b की आयु मान के चल रहे थे, तो b की आयु क्या आ गई? 16। तो a की आयु क्या होगी? 2x इज इक्वल टू 32। तो ऐसा अगर देखें जिसमें 16 और 32 का ऑप्शन है तो वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है क्या कि वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया, तो वर्ष 2007 में किस दिन मनाया गया होगा? तो इसका अगर आप सॉल्यूशन देखने चलेंगे तो आपको एक चीज़ पता होगी कि वर्ष जो 2006 है, 2006 जो वर्ष है वो एक लीप ईयर नहीं है। वो एक लीप ईयर नहीं है, वो 400 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है? एक साधारण वर्ष है। ऐसे वर्ष जो 400 से डिवाइड हो जाते हैं वो लीप ईयर कहलाते हैं। तो ये एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जब दिन परिवर्तित होता है तो ये यूजुअली हमेशा अगला दिन होता है। तो 2006 के बाद 2007 भी एक नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पे जब बृहस्पतिवार है वो अगले साल एक दिन बढ़ के हो जाएगा शुक्रवार। ये एक सामान्य सा कैलेंडर का कंसेप्ट है, ठीक है। ये प्रश्न कैलेंडर से था, आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है शुक्रवार, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। निम्न जोड़ों में विजातीय जोड़ी पहचानिए। विजातीय जोड़ी इन द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट द ऑड पेयर, अर्थात जो पेयर यहाँ पे दिया हुआ है उनमें से जो विजाती हैं वो पहचानना है ना। तो विजाती यहाँ पे कौन सा है? अगर आप देखें पैर और हाथ, पैर और हाथ, आँख और नाक, शरीर और सिर, कलाई और उंगली। तो यहाँ पे विजाती पहचानने का एक सामान्य सा मेथड जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यहाँ पे एक जो आ रहा है मॉडल आंसर के हिसाब से, आँख, नाक, ये जो चेहरे के भाग होते हैं, है ना, ये चेहरा होता है, ये आँख हो गया और ये नाक हो गया। शरीर का पूरा हिस्सा सिर होता है, और ये उंगली है तो इसकी ये 5 कलाई का हिस्सा, ये हाथ का हिस्सा होता है। लेकिन अगर आप हाथ देखेंगे, हाथ एक अलग वो है, और
पैर अलग अंग है। तो हाथ और पैर पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न अंग है, इसीलिए ये इस पूरे सेगमेंट में विजातीय है। हैं तो सभी शरीर के ही अंग, लेकिन ये विजातीय है, पैर और हाथ। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके इसको बनाया हुआ है, तो वही पूछ रहा है कि इसमें ये है, इसमें ये है, तो अगले क्वेश्चन में क्या होगा। तो अगर हम पहला सॉल्यूशन देखें, पहले का सॉल्यूशन देखें, तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, और ये इसका 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और इसको मिला के होता है 20। ठीक, वैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 और 9 होता है 90। तो वैसे ही चूँकि इसमें और इसमें दोनों में इस प्रकार की गणितीय प्रक्रियाओं का उपयोग हुआ है, इसलिए तीसरे में भी उसी का उपयोग होगा। सामान्यतः ऐसे प्रश्नों में इन्हीं प्रकार के लॉजिक का उपयोग किया जाता है। ये तर्क है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। 26 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, वो है NCR। NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। n फैक्टोरियल का वैल्यू होता है n, n-1, n-2 अप टू 1। ये कंटिन्यूसली गुणा होता जाता है। अर्थात यदि मैं कहूँ कि यदि 5 फैक्टोरियल लिखा जा रहा है तो ये लिखाता है 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ये अपने अंतिम तक गुणा हो जाता है, जिसे आप फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस फॉर्मूले को आपका प्रयोग को आपको यहाँ पे करना है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू ही ये बनेगा। तो अब चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो लिखा हुआ है कि कुल बॉल की संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है 5 और 3 8, 8 और 4 12, और कुल 2 बॉल ही निकालने हैं। तो यहाँ पे 2 बॉल के निकालने की प्रायिकता हो गई 12C2, ये 12C2 हो गई। और अगर हम अब ये 2 बॉल तो निकल लिए, केवल 2 बॉल निकालने की प्रायिकता 12C2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यादृच्छिक रूप से निकाला जाए तो। लेकिन अब दोनों बॉल एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, क्या होगा, इसके लिए हमको चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 बॉल में से 2 बॉल निकालने की प्रायिकता निकालें, फिर हमने 3 बॉल में से 2 बॉल निकालने की प्रायिकता निकाली, फिर हमने 5 बॉल में से 2 बॉल निकालने की प्रायिकता निकाली, और अंत में हमने पूरे के पूरे बॉल में से 2 बॉल निकालने की प्रायिकता निकाली। इससे हम भाग देके निकालेंगे, तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा इसको आप यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूला को, और मैंने अभी जो आपको जैसा बताया वैसा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये 4C2 3C2 5C2 12C2 जो लिखा हुआ है, ये अंत में 6 + 3 + 10 अपॉन 66 रह जाएगा, जो कि होता है 19/66, विच इज़ गिवन इन योर ऑप्शन सी, विच इज़ योर आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। तो आपको इस प्रकार से इसको पूरा सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को अगर बनाते समय आपको कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन अलग से पूरा करवा दूंगा। चूँकि ये अपने आप में बड़ा लंबा समय लेगा, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा है कि 60 किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई बताइए। ये दूरी और समय का प्रश्न है। चाल, दूरी, समय आप पढ़ते होंगे। यहाँ दिया है चाल बराबर क्या है, चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। समय कितना लग रहा है, समय यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेकंड लग रहा है, और लंबाई यहाँ पे निकालनी है। लंबाई, दूरी अर्थात यहाँ पर है लंबाई यहाँ पे मुझे निकालनी है। तो हम जानते हैं चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, चाल गुणित समय, चाल गुणित समय लिखेंगे। तो चाल यहाँ पे क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणित समय कितना दिया हुआ है 30 सेकंड। तो ये 30 सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम सेकंड में बदल लें तो 60 गुणित 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में होता है 60 गुणित 60 बराबर 1 घंटे में होता है 60 मिनट,
और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, इसीलिए 60 × 7 गुणित यहाँ पे 30, ये सेकंड और ये सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, अब ये मीटर बच गया। 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से कट गया। यहाँ से हम 6 1 जा 6, 6 दाई 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये केवल और केवल 500 मीटर। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो क्या होगा कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी, 500 मीटर। इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा है एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्णतः भर जाए। तो ये एक कार्य और समय का प्रश्न है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हर किसी का इंडिविजुअल बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं। चलिए देखिए, 1 मिनट में किया गया कार्य कितना होगा, ए का 1 मिनट में किया गया कार्य कितना होगा, 1/24। वैसे ही बी का 1 मिनट में किया गया कार्य कितना होगा, 1/32। और ए प्लस बी दोनों का 1 मिनट में किया गया कार्य कितना होगा, 1/24 धन 1/32, राइट, अपॉन। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 4 + 3 डिवाइडेड बाय 96, और ये 96/7। तो ये दोनों के द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य क्या हुआ, 7/96। अब मानते हैं कि बी जो है, ये बी हमारा जो है, ये x मिनट में कोई कार्य करता है। बी को x मिनट में बंद किया गया है ना, x मिनट में बंद किया गया, तो जो कुल कार्य है x मिनट में किया गया कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य कितना होगा 7x/96, क्योंकि ये कुल कार्य है, ये 7x/96 है। कुल कार्य x मिनट में किया गया 7x/26, और a के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, a का कार्य कितना होगा 18 - x। a ने 18 - x मिनट में कुल कितना कार्य किया, तो इसको अगर देखें तो ये 1/24 और ये 18 - x कार्य इस a ने किया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये और ये दोनों मिलके एक पूरा कार्य बना रहे हैं। तो हम करते हैं 7x/96 प्लस 18/24 माइनस x/24 बराबर क्या होगा, पूरा एक कार्य कितने देर में हुआ है, इतने देर में हुआ है। तो इसलिए इस पूरे को सॉल्व करेंगे जब, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 96, 7x प्लस 72 माइनस 4x। ये आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, है ना, 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 96 इज इक्वल टू 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3x इज इक्वल टू 24 आएगा, और 24 ये इधर जाके x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आई, 8। अर्थात हमने क्या माना था, b को कितने समय में बंद करना पड़ेगा, 8 मिनट में बंद करना पड़ेगा। 8 मिनट आंसर बी में दिया हुआ है, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि श्रेणी के गलत अंक को पहचानिए और कौन सा इसमें गलत अंक है वो आपको टिक करना है। तो इसमें दिया हुआ है 3 8 15 24, 3 8 15 24, उसके बाद फिर 34 48 और 63, इतने सारे अंक दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इसको बनाते हैं। इसमें क्या है कि 3 8 15 24 34 48 और 63। तो इनमें अगर हम अल्टरनेट सीक्वेंस देखें तो ये 5, ये 7, यहाँ से ये 9, फिर ये 10, फिर ये 14 और ये 15। तो अगर हम इस सीक्वेंस को बनाने चले तो ये एक विषम संख्या का गैप इसमें मेंटेन किया गया है। 5 7 9, 9 के बाद क्या आना चाहिए, विषम संख्या 11 आनी चाहिए। 11 के बाद अगर यहाँ 13 आएगा तो ये 15 अपनी जगह करेक्ट है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट इनकरेक्ट जो संख्या है, जो अंक है, वो कौन सा है, वो है 34, क्योंकि इसके कारण ये आगे इधर डिस्टर्ब कर रहा है और इसके कारण ये पीछे इधर डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे 34 एक इनकरेक्ट संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए एवं सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, सिंगल लीनियर है, 7x - 21
-3x + 13 = 7 + 6x - 16। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये। 7x - 3x, 7 - 3 4x, -21 + 13 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13, 13 और 8 ये इधर 8 आ जाएगा। 7 -16 + 7 क्या हो जाएगा, -16 और +7 क्या हो जाएगा, 8 और 8 16, तो ये 9 हो जाता है ना। तो 6x - 9 हो जाएगा। इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या लिखा है कि 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर छठवें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी। 1 से 45 तक विभाजित होने वाली विषम संख्याओं का आरोही क्रम बोल रहा है। तो 1 से 45 तक 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं क्या क्या होंगी, जो 3 का टेबल होगा वो पढ़ने का है। 3 3 दूनी 6 भी होगा, लेकिन 6 2 से विभाजित हो जाता है तो ये नहीं हो सकता। 9, फिर 15, फिर 21, फिर 27, फिर 33, फिर 39, इस तरीके से ये सीक्वेंस आएगा। ये सब 3 से डिवाइडेड है, 3 से विभाजित हो जाएंगी, है ना। तो अब इसमें छठवां अंक बोला है आरोही क्रम में, तो 1 2 3 4 5 6 अर्थात 33 जो है, 33 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, आकृति जो दी हुई है उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब में अगर दर्पण का साइन नहीं दिया हुआ है तो दर्पण को हमेशा दी हुई आकृति के राइट साइड में माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना होता है। तो अब अगर इसका प्रतिबिंब निर्माण करने चलें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ट्रायंगल तो ट्रायंगल ही बनेगा। ये जो गोला है ये गोला इधर आ जाएगा, है ना। ये जो हाफ सर्कल जो शीर्ष में दिया हुआ है ये हाफ सर्कल इधर आ जाएगा, तो ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब जो आंसर है वो आंसर सी इसका करेक्ट करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक जो आंसर इन्होंने टिक किया हुआ है जिसका पेपर है, ये आंसर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण माना है और उसके रिस्पेक्ट में बनाया है। ये जल प्रतिबिंब को इन्होंने समझ लिया, जबकि यहाँ पे बात हुई थी दर्पण प्रतिबिंब की। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का प्रश्न जो है वो बड़ा आसान होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि किधर पे मिरर को रखना है। यदि क्वेश्चन में मिरर दे दिया है कि मिरर अगर इधर रख दिया है या फिर ऊपर रख दिया है तो उसके सापेक्ष अगर रिस्पेक्ट में अगर प्रतिबिंब के निर्माण की बात करें तो उसके सापेक्ष उत्तर का चयन किया जाएगा। लेकिन यदि नहीं दिया है तो आप सदैव मानेंगे कि दर्पण क्वेश्चन फिगर के राइट साइड में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, सुमन को याद है उसकी सहेली मीना का जन्म तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच में है। मतलब 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, मतलब 10 भी हो सकता है, 11, 12, 13, 14, 15 फरवरी के बीच में है, 15 भी हो सकता है, ठीक है। 14 हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, 10 से 15 के बीच में, मतलब 11, 12, 13, 14 हो सकता है। उसके बाद बोल रही है कि शीला जो है, ये शीला शीला बोल रही है कि 13 से 17 के बीच में है। मतलब 13 नहीं है, 17 नहीं है, बीच का है। 13 से 17 के बीच में क्या हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 छोड़ना है ना। तो अब दोनों के एस्टिमेशन में जो उभयनिष्ठ जो उभय संख्या कौन सी है, वो कौन सी है, 14 तारीख। दोनों का मानना है कि उसके बीच में है, लेकिन दोनों का जो कॉमन डेट आ रहा है वो आ रहा है 14। तो इसीलिए इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आंसर डी, 14, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। एक संकेत भाषा में कैट को ECW लिखते हैं तो रेट को क्या लिखेंगे। कैट को लिखा है CAT, को लिखा है ECW। कितना का डिफरेंस आया इसमें, सी से ए में गए तो यहाँ पे +2 हुआ है, ए से सी में गए तो +2 हुआ है, और टी से वी में गए तो +2 हुआ है। सेम फिगर को, सेम रीजनिंग को फॉलो करना है, सेम लॉजिक फॉलो करेंगे। तो RAT रेट को +2 करेंगे तो रेट +2 में क्या आता है, टी। ए +2 में क्या आएगा, सी, और टी +2 में क्या आएगा, वी। तो TCV किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में TCV दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को, रक्त संबंध का आप लोग पढ़ते हैं, उसको देखिए
क्या दिया है कि ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। अरे माँ है तो बेटी होगी, हाँ है ना, तो बेटी होगी। माँ और बेटी का संबंध हो सकता है, माँ से एकमात्र बेटा थोड़ी ना होता है, बेटी भी होती है ना। तो बी ए का पुत्र नहीं है तो बी बे की बेटी है, तो ए और बी का संबंध क्या है, माता और बेटी है ना, तो माता और पुत्री है। तो ये हो गया ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ये हुआ 15 प्रश्न। आगे का जो प्रश्न है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करूंगा, अगले वीडियो में इसको पूरा बताऊंगा। ठीक है, चलिए।